Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is about polynucleotide DNA for class first year biology. First we discuss about the learning objective. We want to understand the term polynucleotide and also discuss the structure and composition of DNA, in which we discuss the model, that is Watson and Crick model. First, how we can define polynucleotide. The polynucleotide can be defined as when the many nucleotides are bonded together and they form a chain which is known as polynucleotide. And their common examples is DNA and RNA. Today our topic is about DNA, and we discuss about the DNA and also discuss about their structure and composition. DNA, deoxyribonucleic acid, first time discovered in 1953. Watson, Crick and Wilkins jointly received the Nobel Prize for the explanation of the DNA model. And today we discuss about the Watson and Crick model. DNA is a double helical structure or double stranded structure. It has two strands which form the helical structure. These two strands are anti-parallel to each other. This means that if one strand moves from 5 to 3 direction, then the another strand is 3 to 5 direction. This means that it is opposite from each other. अगर एक स्टैंड अगर हम देखें, अगर हम उसके स्टैंड का मार्क करते हैं 5 प्राइम टू 3 प्राइम से, आपको मतलब एक एंड हमारे पास 5 एंड है और एक 3 एंड है. ये कैसे हमें पता चलता है? 5 एंड पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है, 3 एंड पे हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होगा. तो अगर हमारे पास एक स्टैंड की अगर मूवमेंट अगर 5 प्राइम टू 3 है, 5 प्राइम टू 3 है, तो उसके जो अपोजिट जो स्टैंड मौजूद होगा, ये वहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर 5 एंड पे, तो उसका वहाँ ऑपोजिट वाले स्टैंड का जो है वो कौन सा फेज होगा? 3 एंड फेज होगा. तो ये इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं? दे आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर, मतलब ये आपस एक दूसरे के ऑपोजिट जो हैं मौजूद होते हैं. और ये ऑपोजिट मौजूद होने की वजह से फ़ायदा ये होता है कि ये जो बेसिस हैं वो आमने सामने आ जाती हैं और वो आपस में बॉन्डिंग कर सकती हैं. तो एंटी पैरेलल होने का फ़ायदा ये है कि बिकॉज द नाइट्रोजीनियस बेसिस फेसेस ईच अदर एंड दे ज्वाइन टुगेदर विद हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और उनके दरम्यान में हाइड्रोजन बॉन्डिंग इजीली हो सकती है. अब ये जो डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है वो आपको किसका बना होता है? शुगर और फॉस्फेट का. हमने पहले भी बात की थी कि जो आपका डीएनए जो है, जब हमने पढ़ा था स्ट्रक्चर, तो उसमें हमने ये बात आपसे हम कर चुके हुए हैं कि नाइट्रोजीनियस बेसिस प्रेजेंट होती है, शुगर है, फॉस्फेट ग्रुप है न्यूक्लियोटाइड के अंदर, और जो आपकी जब डीएनए का स्ट्रक्चर बनता है तो उसके अंदर आपके पास शुगर और फॉस्फेट ग्रुप क्या है, वो बैकबोन बनाते हैं और नाइट्रोजीनियस बेसिस आपस में बॉन्ड बनाती हैं. तो अगर अब हम इसको फर्दर डिस्कस करें तो आपने ये बात याद रखनी है कि जो आपके पास बैकबोन बन रही है वो शुगर और फॉस्फेट ग्रुप की है, और नाइट्रोजीनियस बेसिस के दरमियान बॉन्डिंग मौजूद होती है, बॉन्ड्स बनते हैं. और जो एडेनिन है वो थायमीन के साथ बॉन्ड करेगा, और उसके दरमियान जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो 2 जो है हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनेंगे. साइटोसिन और गवानीन आपस में बॉन्डिंग करती हैं और इनके दरमियान जो बॉन्ड बनते हैं वो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे. अगर हम डायमीटर की बात करें डीएनए मॉलिक्यूल का, तो डायमीटर जो है 2 स्ट्रैंड्स का जो आप इसमें जो हेलिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं वो 2 नैनोमीटर है, और जो डिस्टेंस बिटवीन द नाइट्रोजीनियस बेस है वो 0.34 नैनोमीटर है. इसको हम डायग्राम से डिस्कस करते हैं. अगर आप देखें, ये आपके पास क्या होता है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बनेगा. 2 स्ट्रैंड्स मौजूद है, एक स्ट्रैंड ये है, एक स्ट्रैंड ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बन रहा है. ये इसको में आपने याद रखना है, ये आपके पास जो बैकबोन बन रही है,
ये स्टैंड की जो बैकबोन बन रही है, ये आपके पास शुगर और फॉस्फेट ग्रुप मौजूद है जो आपस में अटैचमेंट करते हैं, जिनके दरमियान फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनता है। हमने जो है अपने प्रीवियस लेक्चर में इस बॉन्डिंग के बारे में हमने डिस्कस किया था कि जब ये नाइट्रोजीनियस बेसिस आपस में चेन बनाएंगी तो उनके दरमियान जो बॉन्ड होता है वो हम फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक फॉस्फेट ग्रुप जो है वो 3 हाइड्रोक्सिल के साथ और दूसरे शुगर के 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ क्या करता है, अटैच्ड होता है, और जिसके वजह से ये फॉस्फेट ग्रुप ये 2 शुगर्स को आपस में क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। दैट्स वाई जो इनके दरमियान बॉन्डिंग होती है उसको हम फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कहते हैं। अब हम ये देखते हैं कि जब ये हमारे पास जो ये पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये आपका पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन एक ये बन गई और एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ये बन गई जो डीएनए में बनती है। उसमें जो आपके पास ये स्ट्रक्चर जो बनता है जिसे हम डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बोल रहे हैं, इनमें क्या फ़ायदा होता है कि जब ये हेलिकल टर्न लेते हैं तो ये आपके पास 2 ग्रुप्स बनते हैं। एक को हम मेजर और माइनर ग्रुप्स कहते हैं। इन ग्रुप्स का फ़ायदा ये होता है कि जो बैकबोन बनी है ये आपस में सेपरेट रहती हैं। ये जो आपके पास बैकबोन है, ये बैकबोन आपस में जो है बॉन्ड नहीं बना सकती बल्कि सेपरेट रहती हैं, और इनकी वजह से क्या होता है, नाइट्रोजीनियस बेसिस जो है आमने सामने आती हैं और जिसकी वजह से क्या होगा, बॉन्डिंग अकर होगी। अब जब एंटी पैरेलल का देखते हैं कि एंटी पैरेलल से क्या मुराद है। आपसे पहली बात की थी कि 5 प्राइम एंड पे क्या होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपके पास 5 प्राइम एंड पे आपके पास जो है वो फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है। ये हमने जब न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर पढ़ा था तो उसमें हमने ये बात की थी कि जो आपके पास 5 प्राइम एंड होता है, जो 5 कार्बन वाला एंड है उस उधर के आपके पास मौजूद होता है फॉस्फेट ग्रुप मौजूद होता है। और आपने ये अगर आप याद करें तो साथ शुगर के जो फर्स्ट कार्बन के साथ क्या अटैच होती है, बेस, नाइट्रोजीनियस बेस अटैच होती है। और आपको पता है कि 3 प्राइम एंड पे क्या मौजूद होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद होगा। तो अब आपके पास जो 5 प्राइम एंड है जिधर क्या है, फॉस्फेट ग्रुप मौजूद है, तो अब हम कह सकते हैं ये 5 प्राइम, तो इसका जो दूसरा एंड होगा वो कौन सा होगा, 3 प्राइम एंड होगा जिधर हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद होगा। तो ये तो एक स्टैंड हो गया। दूसरे स्टैंड में क्या है, इधर 3 जो है आपके पास क्या है, 3 प्राइम एंड है, यहाँ पे है आपके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है और यहाँ पे आपके पास फॉस्फेट ग्रुप मौजूद है। इसका फ़ायदा क्या हुआ एंटी पैरेलल का, कि एंटी पैरेलल का फ़ायदा ये होता है कि आपके पास जो ये नाइट्रोजीनियस बेसिस जो शुगर के साथ अटैच्ड हुई हैं वो क्या होती हैं, आपके पास आमने सामने आ जाती हैं। और जब ये आमने सामने आती है तो इसकी वजह से जो बेस की पेयरिंग है वो आसान हो जाएगी। और हेलिकल स्ट्रक्चर का क्या फ़ायदा होता है कि जो ये ग्रुप्स बनते हैं जिनको मेजर और माइनर ग्रुप्स कहते हैं, इनकी वजह से जो है बैकबोन आपस में सेपरेट रहती है और जो है ना इजीली क्या है, नाइट्रोजीनियस बेसिस बॉन्डिंग कर सकती हैं। तो ये तो था इसके स्ट्रक्चर के बारे में कि कैसे इसका स्ट्रक्चर बनता है। और इसके स्ट्रक्चर में क्या होता है, ये दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। जो नाइट्रोजीनियस बेसिस होती हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर होती हैं। इससे मुराद ये कि हमेशा जो एडेनिन के जो है वो किसके साथ बॉन्ड बनाएगी, थायमीन के साथ बॉन्ड बनाएगी। साइटोसिन जो है वो गवानीन के साथ बॉन्ड बनाएगी। थायमीन फिर दोबारा एडेनिन के साथ और गवानीन साइटोसिन के साथ बॉन्ड बनाएगी। और आप ये देखें, अगर आपको ये स्ट्रक्चर में नज़र आ रहा है कि जो आपके पास साइटोसिन है वो उसके दरमियान गवानीन के साथ कितने बॉन्ड बना रही है, 3 बॉन्ड बना रही है। जो कोवलेंट बॉन्ड है ये बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। और ये देखें यहाँ पे 2 बॉन्ड बने हैं, तो ये आपके पास 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद है। तो 2 बॉन्ड बनाते हैं एडेनिन और थायमीन, और गवानीन साइटोसिन 3 बॉन्ड बनाएंगे। और इससे क्या होता है, ये आपके पास क्या है, शुगर फॉस्फेट बैकबोन बनती है और नाइट्रोजीनियस बेसिस आपस में क्या बनाती हैं, बॉन्डिंग बनाती है। तो और जिसकी वजह से क्या होता है, ये आपका डीएनए का स्ट्रक्चर बनता है। और ये जो डीएनए का स्ट्रक्चर है वो लैडर लाइक है, लैडर लाइक फॉर्म करता है। ये देखें लैडर भी बन रही है जो नाइट्रोजीनियस बेस की जो स्टेप्स बन रहे हैं। और ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, 2 स्ट्रैंड्स आपस में अटैच होते हैं और ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम डीएनए कहते हैं। इस डीएनए स्ट्रक्चर के अंदर जो ए और टी मौजूद हैं, आपके पास जितने एडेनिन मौजूद होंगे उतनी थायमीन मौजूद होंगे। इसी तरह जितने गवानीन या साइटोसिन मौजूद हैं, जितने साइटोसिन मौजूद होंगे उतने ही गवानीन मौजूद होंगे। तो ये भी बात याद रखनी कि जो रेशो है एडेनिन और थायमीन की, वो जितने एडेनिन है उतने ही थायमीन मौजूद है। इसी तरह जितने गवानीन मौजूद है उतने ही साइटोसिन मौजूद होगी। लेकिन ये बात आपने याद रखनी कि जो कंटेंट है
एडेनिन और थाइमीन ज़्यादा भी हो सकते हैं और कम भी हो सकते हैं। इसी तरह ग्वानिन साइटोसिन भी ज़्यादा भी हो सकते हैं और कम भी हो सकते हैं। इनकी जो रेशो है मतलब AT वर्सेस GC रेशो जो है वो डिफरेंट होगी। AC वर्सेस AT वर्सेस GC रेशो जो है वो डिफरेंट होगी। डिफरेंट होने से मुराद ये है कि जो एडेनिन थाइमीन के जो कंटेंट एक DNA में मौजूद है वो ज़्यादा भी हो सकते हैं और कम भी मौजूद हो सकते हैं। इसी तरह GC कंटेंट जो है वो DNA में ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, लेकिन जितनी एडेनिन मौजूद होंगी उतनी ही उसके कॉम्प्लीमेंट्री जो थाइमीन है जो उसके साथ पेयरिंग करेगा वही मौजूद होगा। इसी तरह जितनी ग्वानिन मौजूद होगी उतनी ही उसके अपोजिट साइटोसिन मौजूद होंगे, लेकिन इनकी जो रेशो है जो AT वर्सेस GC रेशो है वो डिफरेंट होगी। इसको हम फर्दर डिस्कस करते हैं। एक एग्जांपल अभी आगे हम कंसीडर करेंगे तो उससे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। और जो इसका ईच टर्न है, जब DNA जब टर्न लेता है तो इसके जो हर टर्न में जो नाइट्रोजीनियस बेस आती है वो 10 बेस पेयर्स आएंगे। 10 बेसिस जो बेस पेयर्स हैं वो आएंगे और जो भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है वो आपस में कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर की, मतलब कि जो आपके पास है एडेनिन हमेशा थाइमीन के साथ बॉन्ड बनाएगा और ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ बॉन्ड बनाएगा। और जो रेशो है एडेनिन एंड थाइमीन की वो इक्वल होगी। इसी तरह जो G वर्सेस C है वो इक्वल होगी। मतलब ये है कि जितने एडेनिन मौजूद है उतने थाइमीन मौजूद है, जितने ग्वानिन मौजूद है उतने ही साइटोसिन मौजूद होंगे। लेकिन एक DNA के अंदर जो AT वर्सेस GC रेशो है वो डिफरेंट होगी। AT वर्सेस GC रेशो से मुराद क्या है, जितना कंटेंट AT का भी ज़्यादा हो सकता है या कम हो सकता है, इसी तरह GC का भी ज़्यादा या कम हो सकता है। अगर एक DNA में 100% जो कि वो नाइट्रोजीनियस बेसिस का अगर वो बना है तो ज़ाहिर बात है तो वो उसमें से जो अगर मैं कहते हैं कि 60% GC कंटेंट है तो उसमें से हम रेशो निकालेंगे कैसे जो है उसमें ग्वानिन कितनी मौजूद होंगी, साइटोसिन कितनी मौजूद होगी, एडेनिन और थाइमीन कितनी मौजूद होगी। और जो आपके पास जितनी टोटल प्यूरिन्स हैं उतनी ही पैरामेडीन्स जो हैं वो DNA में मौजूद होगी। इसका मतलब ये है कि आपके पास क्योंकि प्यूरिन्स और पैरामेडीन्स के दरमियान में क्या होती है, बॉन्डिंग होती है। तो हमने पहले कहा जितनी एडेनिन मौजूद होगी उतनी थाइमीन, मतलब जितनी आपके पास प्यूरिन मौजूद है उतनी पैरामेडीन्स भी मौजूद हैं। तो इसकी भी जो रेशो क्या होती है वो सेम होती है, मतलब इसकी रेशो क्या है वो इक्वल होती है कि 1/1 रेशो होती है। जितनी प्यूरिन होगी उतनी ही पैरामेडीन्स मौजूद होगी। मिसाल के तौर पे जैसे हमने कहा जितनी एडेनिन मौजूद है, एडेनिन आपके पास क्या है प्यूरिन है और ये आपके पास थाइमीन क्या आपके पास पैरामेडीन है। इन दोनों मतलब A वर्सेस T की जो रेशो है वो हमेशा इक्वल रहेगी, 1/1 रेशो रहेगी। अगर एडेनिन है तो A की थाइमीन मौजूद होगी। तो इसकी जो परसेंटेज भी अगर हम निकालेंगे तो 1/1 रेशो आएगी। जितनी एडेनिन मौजूद है उतनी ही थाइमीन मौजूद है। इसका मतलब ये है कि जितनी प्यूरिन्स मौजूद है उतनी ही पैरामेडीन्स मौजूद हैं। इसके बाद जो ये इस रूल को हम क्या कहते हैं, चार्गफ रूल। दी टोटल प्यूरिन्स एंड टोटल पैरामेडीन्स आर इन रेशो 1/1 इन एनी DNA इज कॉल्ड चार्गफ रूल। ये बेसिकली जो साइंटिस्ट था उसका नाम चार्गफ था, उसके नाम पर ये क्या है उसने ये रूल बताया था, तो उसी के नाम पर जो है ये रूल रख दिया गया। नाम पर उसके जो है ना ये रूल रख दिया गया जिसमें बताया गया कि प्यूरिन्स और पैरामेडीन्स की रेशो जो है वो इक्वल रहती है। एक्सरे डिफ्रैक्शन एनालिसिस की बात करें, ये एक टेक्निक है जो विल्किंस और फ्रैंकलिन ने फर्स्ट टाइम जो है वो यूज़ करी और क्लेम किया कि DNA इज़ अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। तो इससे भी इन्होंने ये कंफर्म किया कि जो DNA का स्ट्रक्चर आता है वो क्या है, वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। अब हम इसको फर्दर समझने की कोशिश करेंगे कि जो हमारे पास जो कंटेंट हैं, जो A वर्सेस T की जो रेशो है वो भी क्या रहती है, सेम रहती है, इक्वल रहती है। और अगर AT और GC की जो कंटेंट है वो जो आपस में रेशो है वो डिफरेंट हो सकती है या डिफरेंट होती है। तो वो कैसे हो सकती है, उसके लिए हम एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ़ 60% GC कंटेंट प्रेजेंट इन DNA, देन व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजीनियस बेसिस।
अगर हमने कंसिडर किया कि 60% जीसी कंटेंट प्रेजेंट है एक डीएनए के अंदर, देन व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजीनियस बेसिस इन दिस डीएनए, इस डीएनए में कितने नाइट्रोजीनियस बेसिस की क्या परसेंटेज होगी। ये बोर्ड में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एमसीक्यूज आ सकता है, इसी तरह ये मुख्तलिफ जो है एंट्री टेस्ट के पेपर में भी इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं। तो अगर हम चारग्राफ रूल को हम अप्लाई करें और हमें पता है कि जितने और जो बॉन्डिंग है कि ये 1:1 रेशो में जो है वो मौजूद है, मतलब जितनी प्यूरिन्स होंगे उतनी पैरामेडीन्स होंगे। तो अगर मैं कंसीडर करता हूँ कि एक मैंने 2 स्ट्रैंड्स बना लिए और फर्जी मैंने जो है GAC लिख दिया, इधर G जो है वो हमेशा C के साथ बॉन्ड बनाएगा, A जो है वो T के साथ बॉन्ड बनाएगा। सॉरी इधर C आएगा, इसको हम करेक्ट कर लेते हैं। जो G है आपके पास, ये जो G है ये वो साइटोसिन के साथ बॉन्ड बनाएगा, इसी तरह A जो है वो थायमीन के साथ बॉन्ड बनाएगा और साइटोसिन जो है वो ग्वानिन के साथ बॉन्ड बनाएगा। हमसे क्वेश्चन ये किया गया है कि 60% जीसी कंटेंट मौजूद है, तो हमने कहा जीसी कंटेंट आपके पास कितने परसेंट आ गया, 60%। तो इसका मतलब ये है कि G आपके पास कितना हुआ, 30 है, और C भी आपके पास क्या हुआ, 30 होगा। तो पीछे रह गया एडेनिन और थायमीन। तो एडेनिन आपके पास कितने परसेंट होगा, 20%, और थायमीन कितने परसेंट होगा, 20%। तो इस तरह हमें ये पता चल गया कि नाइट्रोजीनियस बेस जो इस डीएनए के अंदर अगर हम अलग करें तो हमें पता चल जाएगा जो C है वो हमारे पास 30% आ रहा है, G हमारे पास 30% आ रहा है, थायमीन हमारे पास 20% आ रही है और एडेनिन हमारे पास 20% आ रही है। और हमें कैसे पता चला, ये देखें हमने 2 स्ट्रैंड्स में इनको डिवाइड किया तो हमें इस तरह पता चल गया कि कैसे हमारे पास ये जीसी कंटेंट प्रेजेंट है। और रेशो हमें पता है कि जितनी प्यूरिन्स होगी उतनी ही पैरामेडीन्स मौजूद होंगी। तो इस तरह हमें ये जीसी कंटेंट वो एक वैल्यू हमें गिवन करी तो हमने बाकी वैल्यूज़ फाइंड कर ली। और अगर आप इधर वैल्यूज़ पे गौर करें तो जितने G मौजूद है उतने ही C मौजूद है। इसका मतलब G वर्सेस C रेशो हमेशा इक्वल रहेगी, जितने A मौजूद है उतने T मौजूद हैं। तो मतलब A T या प्यूरिन्स और पैरामेडीन्स जो हैं वो आपस में क्या रहेंगे, 1:1 रेशो में मौजूद रहेंगे। तो और लेकिन अगर हम इधर देखें एडेनिन और थायमीन इस डीएनए में 40% मौजूद हैं, ग्वानिन और साइटोसिन 60% मौजूद हैं। तो इसका मतलब ये हुआ AT वर्सेस GC रेशो क्या है वो डिफरेंट है, लेकिन जो A वर्सेस T रेशो है वो सिमिलर है, G वर्सेस C रेशो है वो सिमिलर है। तो इसका मतलब ये हुआ आपके पास जितने GC मतलब G वर्सेस C के कंटेंट होंगे वो इक्वल रहेंगे, उतने ही A वर्सेस T के भी कंटेंट सिमिलर रहेंगे। लेकिन इस डीएनए के अंदर अगर हम कंपेयर करें AT रेशो वर्सेस GC रेशो तो वो डिफरेंट होगी। वो मतलब यहाँ पे अगर यह इस डीएनए में ये AT जो है 40% बन रही है तो GC आपके पास 60% बन रही है, तो इस डीएनए में ये आपस में जो रेशो है वो डिफरेंट होगी। तो इस तरह हमें ये भी पता चल गया कि जो प्यूरिन्स और पैरामेडीन्स हमेशा इक्वल डीएनए में प्रेजेंट होते हैं। और हाँ साथ साथ जो ये अगर हम अलग बेसिस की बात जो कर लें कि जितने A मौजूद होंगे उतने ही थायमीन मौजूद होंगे, जितने ग्वानिन मौजूद होंगे उतने ही साइटोसिन मौजूद होंगे। लेकिन अगर इनकी आपस में कंपैरिजन कर लें कि AT वर्सेस GC रेशो तो वो हमारे पास डिफरेंट होगी। तो ये तो आज हमने डीएनए के बारे में पढ़ा और हमने इसके स्ट्रक्चर को हमने डिस्कस किया और मॉडल को डिस्कस किया। नेक्स्ट टाइम हम आरएनए को पढ़ेंगे। थैंक यू।